सारा माहौल खुशनुमा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसी साजिश चल रही थी जिसका अनुमान अर्जुन अग्निहोत्री को बिल्कुल भी नहीं था। क्या थी वो अंदर की प्लानिंग, जानेंगे आज के एपिसोड में। दोस्तों, सुकून एफएम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लग रही है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 15। रात की वो सारी खुशियाँ, सगाई की वो बातें और दोनों परिवारों का वो मिलन, अर्जुन के लिए सब किसी खूबसूरत सपने जैसा था। लेकिन उस खुशी के माहौल में रात को डिनर के बाद अर्जुन ने मीरा के साथ बालकनी में बैठकर बहुत सारी ठंडी आइसक्रीम खा ली। मीरा ने उसे टोका भी था, लेकिन अर्जुन अपनी खुशी में इतना मगन था कि उसने परवाह नहीं की। नतीजा ये हुआ कि अगली सुबह जब अर्जुन उठा तो उसका सिर भारी था, नाक बंद थी और गले में हल्की खुशबू थी। उसे सर्दी जुकाम ने जकड़ लिया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों में भी थकान आ गई थी। लेकिन इसके बावजूद अर्जुन ने अपनी दिनचर्या नहीं तोड़ी। सुबह सुबह उसने मीरा को स्टूडियो ड्रॉप किया। मीरा आज सुबह कॉन्फिडेंट थी। अर्जुन ने कल रात शैडो गार्ड्स को सख्त हिदायत दे दी थी कि मीरा के आसपास परिंदा भी पर न मार सके। मीरा को सुरक्षित स्टूडियो के अंदर जाता देखकर अर्जुन ने अपनी पोर्श कार को मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ मोड़ दिया। हमेशा की तरह उसे अपनी करोड़ों की कार नॉलेज से काफी दूर तक सुरक्षित जगह पर पार्क की और पैदल ही कॉलेज की मेन गेट की तरफ चल पड़ा। आज भी अर्जुन ने अपनी वो फटीचर वाली इमेज बरकरार रखी थी। उसने अपनी वही साधारण से धुली हुई चेक शर्ट, वही पुरानी घिसी हुई नीली जींस पैंट पहन रखी थी। जुकाम की वजह से वो बार बार अपनी जेब से रुमाल निकालकर नाक पोंछ रहा था। जैसे वो कॉलेज के गेट के पास पहुंचने वाला था, उसकी पैंट की जेब में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर हिमांशी का नाम फ्लैश हो रहा था। अर्जुन ने फोन उठाकर भारी और जुकाम भरी आवाज में कहा, हेलो। दूसरी तरफ से हिमांशी की एक्साइटेड आवाज आई, अर्जुन तुम कहाँ हो? मैं और ज्योति कॉलेज की मेन गेट पर अपनी कार में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी आओ, हमें घर के लिए लेट हो रहा है। इधर से अर्जुन ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, मैं बस पहुंच ही गया हूँ। ये कहकर अर्जुन ने फोन काटा और गेट की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। कॉलेज के मेन गेट के बाहर एक चमचमाती हुई BMW गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी के अंदर एसी चल रहा था और हिमांशी ड्राइविंग सीट पर थी। उसके बगल में ज्योति बैठी थी। तभी ज्योति की नजर गेट की तरफ आते हुए अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन रुमाल से अपनी नाक पोंछकर थोड़ा थका हुआ सा उनकी गाड़ी की तरफ आ रहा था। अर्जुन के यह हालात देखकर ज्योति का मुंह खुले का खुला रह गया और उसका मन खट्टा हो गया। ज्योति ने हैरानी और भयंकर चिढ़ के साथ कहा, तुम? फिर उसने हिमांशी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हिमांशी यार बाहर देखो जरा, ये आ रहा है तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड। उसकी बात सुनते ही हिमांशी ने भी अर्जुन की तरफ देखा। तभी ज्योति ने गुस्से में और घिन से मुंह बनाकर आगे कहा, हिमांशी यार, कल तुमने इसको बताया नहीं था कि क्या हम लोग एक बहुत बड़ी फैमिली गैदरिंग के लिए जा रहे हैं? ये कैसे कपड़े पहने हैं यार इसने? वही घिसी हुई जींस और सस्ती सी शर्ट। ऐसे कपड़ों में चलेगा ये हमारे साथ? मेरे तो घर के नौकर भी इससे अच्छे कपड़े पहनते हैं। तभी हिमांशी ने ज्योति की बातों को इग्नोर किया और अर्जुन को देखा, लेकिन उसकी नजरों में नफरत नहीं बल्कि चिंता थी। लेकिन ज्योति का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। उसने आगे कहा, ऐसे कैसे चलेगा हिमांशी? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जानबूझकर ऐसे कपड़ों में आया है ताकि हमारे रिश्तेदारों से पैसे हट सके? और इसकी शक्ल देख, ऐसा लग रहा है जैसे अभी किसी सरकारी हॉस्पिटल के जनरल वार्ड से उठकर आया हो। ज्योति की ये कड़वी बातें सुनकर हिमांशी की भी भौहें सिकुड़ गई। उसे अर्जुन के कपड़ों से दिक्कत नहीं थी, लेकिन ज्योति का बात करने का तरीका उसे बिल्कुल बुरा लग रहा था। वहीं अर्जुन अब गाड़ी के बिल्कुल करीब आ चुका था। तभी ज्योति झटके से गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकली और अर्जुन के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। वो अर्जुन को सिर से पैर तक किसी कीड़े की तरह घूर रही थी। ज्योति ने बड़ी बदतमीजी से कहा, अर्जुन, तुमने कल हिमांशी की बात को ठीक से नहीं सुना था क्या? वो कोई मजाक नहीं कर रही थी। आज उसके घर पर दिल्ली के उसके बड़े बड़े रिश्तेदार आए हैं। अब तुम क्या हमारे साथ हमारे घर ऐसे भिखारियों वाले कपड़ों में चलने वाले हो? जब ज्योति अर्जुन के पास खड़ी हुई, तब उसे एहसास हुआ कि अर्जुन ने न तो सिर्फ बेकार कपड़े पहने हैं, बल्कि उसका हुलिया भी सच में बहुत खराब नजर आ रहा है। अर्जुन ने तेज जुकाम हो रखा था, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और बड़ा वो चेहरा भी पीला पड़ गया था। ज्योति ने मारे घिन के और चिंता के अपना सिर पकड़ लिया। उसने गाड़ी में बैठी हिमांशी की तरफ मुड़कर देखकर कहा, हिमांशी, तुम
हे भगवान, इसकी हालात तो देख यार। इसे तो भयंकर इन्फेक्शन हो रखा है। क्या तू सच में इस हालात में इस चलती फिरती बीमारी को अपने घर लेकर जाने की सोच रही है यार? अच्छे से सोच ले हिमांशी। तेरे दादाजी इसे देखते ही धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। इस बार हिमांशी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे ज्योति की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और झट से गाड़ी के नीचे उतरी और ज्योति को साइड करके अर्जुन के पास आकर खड़ी हो गई। हिमांशी को अर्जुन के कपड़ों से नहीं बल्कि उसकी सेहत की चिंता हो रही थी। उसने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखकर कहा, अर्जुन, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी आंखें बहुत लाल है, तुम कमजोर लग रहे हो। अगर तुम्हारी तबीयत सच में खराब है तो तुम चाहो तो यहीं रुक जाओ, थोड़ा आराम कर सकते हो। मैं घर पर कोई और बहाना बना दूंगी। तुम्हें इस हालात में मेरे लिए परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं। हिमांशी की आवाज में गहरी फिक्र थी। हिमांशी के इस केयरिंग नेचर ने अर्जुन को थोड़ा इम्प्रेस किया। अर्जुन ने एक ही हल्की सी स्माइल देकर अपनी भारी आवाज में कहा, नहीं हिमांशी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस कल रात थोड़ी आइसक्रीम ज्यादा खा ली और हल्का सा सर्दी जुकाम हो गया। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो मैं पीछे नहीं हट सकता। चलो अब चलते हैं वरना तुम्हें लेट हो जाएगा। ये कहकर हिमांशी की गाड़ी की तरफ आगे बढ़ गया। ज्योति अभी भी अर्जुन को नफरत और शक भरी नजरों से देख रही थी। उसे लग रहा था कि अर्जुन बहुत बड़ा गोल्ड डिगर है। वह हिमांशी के पैसों और उसके आलीशान घर की वजह से बीमारी में भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। तभी हिमांशी ने अर्जुन को लिए पीछे का दरवाजा खोलकर कहा, आराम से बैठो अर्जुन। अर्जुन चुपचाप पीछे वाली सीट पर बैठ गया। हिमांशी ड्राइविंग सीट पर, ज्योति उसके बगल वाली सीट पर बैठ गई। हिमांशी की बीएमडब्ल्यू मुंबई की चौड़ी सड़कों पर दौड़ने लगी। गाड़ी के अंदर का माहौल बड़ा अजीब था। एसी की ठंडी हवा चल रही थी और ज्योति बार बार पीछे मुड़कर अर्जुन को ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे अर्जुन कोई छूत बीमारी हो। तभी अर्जुन को एक तेज छींक आई। आच! उसने तुरंत अपना मुंह रुमाल से ढक लिया। तभी ज्योति झटके से अपनी सीट पर आगे की तरफ खिसक गई, जैसे उसे करंट लग गया हो। ज्योति ने अपनी नाक पर हाथ रखकर भयंकर चिढ़ के साथ कहा, ओह माय गॉड अर्जुन, प्लीज अपना शीशा नीचे कर लो। तुम्हें इतना भयंकर जुकाम हुआ है, कहीं तुम्हारे जर्म्स की वजह से हमें भी इन्फेक्शन मत कर देना। हमें पार्टी में जाना है, किसी क्लिनिक में नहीं। उसकी बात सुनकर अर्जुन को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने हिमांशी की खातिर खुद को शांत रखा। अर्जुन ने बस इतना कहा, ओह सॉरी, और चुपचाप अपनी तरफ का शीशा थोड़ा सा नीचे कर लिया, जिससे बाहर की गर्म और धूल भरी हवा कार के अंदर आने लगी। यह देखकर हिमांशी को बुरा लगा। उसने झुंझलाकर ज्योति की ओर डांट कर उसे कहा, क्या हो गया यार तुझे ज्योति? तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह चुप करके नहीं रह सकती? वो बीमार है और तुम उसे ताने मार रही हो। अगर तुम्हें इतनी ये जर्म से प्रॉब्लम है तो तुम गाड़ी से उतरकर कैब ले सकती हो। हिमांशी की इस डांट के बाद ज्योति मुंह फुलाकर चुप हो गई, लेकिन उसका गुस्सा अर्जुन के लिए और बढ़ गया। इसके कुछ देर बाद उनकी गाड़ी मुंबई के सबसे वीआईपी और महंगे इलाके की तरफ घूम गई। सामने एक बहुत ही विशाल और शाही गेट नजर आ रहा था, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, गोल्डन हाउसिंग सोसाइटी। ये देखकर अर्जुन एक पल के लिए ठिठक गया। अर्जुन ने मन ही मन में सोचा, अरे ये तो मेरी ही सोसाइटी है। उसे याद आया कि हिमांशी ने बताया था कि उसका परिवार दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हुआ है और इसका मतलब हिमांशी का परिवार भी वीआईपी सोसाइटी में कोई नया घर लेकर रह रहा था। सिक्योरिटी गार्ड्स ने हिमांशी की गाड़ी को देखकर गेट खोल दिया। सोसाइटी के अंदर का नजारा किसी जन्नत से कम नहीं था। चौड़ी सड़कें, दोनों तरफ खजूर के पेड़ और एक से बढ़कर एक करोड़ों के आलीशान विला। गाड़ी धीरे धीरे सड़कों पर गुजर रही थी। उनकी गाड़ी एक बहुत शानदार और सबसे बड़े विला के सामने जाकर रुकी। उस विला के बाहर की डिजाइन, इटालियन मार्बल की दीवारें और भारी सिक्योरिटी देखकर कोई आम इंसान पल के झपकाना भूल जाए। ये अर्जुन का अपना विला था, विला नंबर 360। उस विला को देखते ही ज्योति की आंखें चमक उठी। उसका सारा घमंड एक पल के लिए उस विला की चकाचौंध के सामने फीका पड़ गया। ज्योति ने अपनी गर्दन बाहर निकालकर पूरी एक्साइटमेंट के साथ तारीफ करके कहा, अरे वाह हिमांशी, देख क्या शानदार विला है यार। ये इस पूरी सोसाइटी का सबसे बड़ा और खूबसूरत घर है। हिमांशी ने उस विला को देखा और तारीफ करके कहा, हाँ यार, ये सच में बहुत रॉयल है। तभी ज्योति ने अपने गॉसिप्स वाले ज्ञान का प्रदर्शन करके कहा, अरे तुझे पता है हिमांशी, मैंने सुना है इस विला का मालिक कोई बहुत ही कम उम्र का लड़का है। किसी 20-22 साल के लड़के ने इस 12 करोड़ की विला को एक झटके में पूरा कैश देकर खरीदा था।
सोच यार, वो लड़का कितना अमीर होगा। काश काश वो मुझे लड़का मिल जाए, मेरी तो पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। और पीछे की सीट पर बैठा अर्जुन ज्योति की यह बात सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। वो मन ही मन ठहाके लगा रहा था। अर्जुन ने अपने चेहरे पर एक सीधा साधा भाव रखकर अपने मन में सोचा, अरे बेवकूफ ज्योति, अगर तुम्हें इसी वक्त ये पता चल जाए ना कि जिस 20 साल के अमीर लड़के के सपने तुम देख रही हो वो कोई और नहीं बल्कि वही फटीचर है जिसे तुम अपनी गाड़ी से बाहर फेंकना चाहती हो, और ये 12 करोड़ का विला मेरा ही है, तो कसम से तुम अभी चलती गाड़ी से बाहर कूद कर मेरे कदमों में गिर जाएगी। अर्जुन को इस दोहरी जिंदगी का मजा आने लगा था। ऐसे चलते चलते कुछ मिनटों बाद हिमांशी की गाड़ी सोसाइटी के दूसरे हिस्से में बने एक विला के सामने आकर रुकी। ये एक खुराना मेंशन था। गाड़ी से बाहर निकलते ही अर्जुन ने देखा कि घर के बाहर चहल पहल थी। महंगी महंगी गाड़ी ऑडी, मर्सिडीज रेंज रोवर खड़ी हुई थी। कैटरिंग वाले काम कर रहे थे और घर के बड़े से लॉन में एक शानदार पार्टी का सेटअप लगा हुआ था। तभी हिमांशी ने अर्जुन की तरफ देखकर उसे हौसला देकर कहा, अर्जुन, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, बस मेरे साथ रहना और मैंने जो कहा था वही करना। अर्जुन ने रुमाल से अपनी नाक पोंछकर सिर हिलाकर कहा, डोंट वरी। इसके बाद तीनों लॉन में दाखिल हुए। वहां का माहौल पूरी तरह से एलीट क्लास वाला था। दिल्ली से आए हुए तमाम रिश्तेदार, चाचा ताऊ बुआ, सब भारी डिजाइनर कपड़े, हीरे की ज्वेलरी और महंगे परफ्यूम से सजे हुए थे। सब एक दूसरे से गले मिल रहे थे, अपने अपने बिजनेस की डींगे हाँक रहे थे। इस पूरी चकाचौंध के बीच अर्जुन अपनी वही पुरानी चेक शर्ट, घिसी हुई जींस में किसी एलियन की तरह लग रहा था। उस रिश्तेदारों की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने उसे कोई वेटर या हेल्पर समझकर इग्नोर कर दिया। तभी सामने से हिमांशी के चाचा की लड़की, उसकी कजन सिस्टर रुचि का हैंडसम से एक लड़के के साथ आती हुई दिखाई दी। रुचि ने बहुत ही हैवी डिजाइनर गाउन पहना था और इसके साथ लड़का एकदम टिपिकल रिच किड लग रहा था। उसने गुची की जैकेट और प्राडा के शूज पहने थे। रुचि के हिमांशी के पास आते ही उसने कहा, हाय हिमांशी। रुचि ने आगे बढ़कर अपनी बहन को गले लगाया। फिर उसने बड़े घमंड के साथ अपने साथ खड़े लड़के को इंट्रोड्यूस करवा के कहा, हिमांशी, इससे मिलो, ये मेरा बॉयफ्रेंड सचिन है। इसके डैड का दिल्ली में बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का बिजनेस है। तभी सचिन ने अपना महंगा सन ग्लासेस उतारकर बहुत ही एटीट्यूड के साथ हाथ हिलाया। आगे से हिमांशी ने बस एक फॉर्मल स्माइल देकर कहा, नाइस टू मीट यू। तभी रुचि की नजर हिमांशी के ठीक पीछे खड़े अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन उस वक्त खांस रहा था। रुचि ने अपना मुंह सिकोड़ दिया और जैसे कोई बदबू आ गई हो। रुचि ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, हिमांशी, ये कौन है तुम्हारे पीछे? क्या तुम लोगों ने कोई नया नौकर रखा है? इसे लोन में क्यों खड़ा किया है? हिमांशी कुछ बोलने ही वाले थे, तभी वहां एक बहुत ही रौबदार और कड़क आवाज गूंजी, हिमांशी। सबने पलट कर देखा। लॉन के बीचों बीच एक बहुत ही रुतबेदार कुर्सी पर एक 70 साल के बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने एक कीमती सिल्क का कुर्ता पहना था और उनके हाथ में एक चांदी की मुठ वाली छड़ी थी। उनका चेहरा बहुत सख्त और आंखों पर घमंड था। ये हिमांशी के दादाजी मिस्टर देवराज खुराना थे, खुराना परिवार के हेड। दादाजी अपनी जगह से उठे और अपनी छड़ी टेक कर हिमांशी की तरफ आए। उनकी तेज और पार की नजरें सीधे अपनी लाडली पोती हिमांशी पर थी, लेकिन फिर भी उनकी नजर हिमांशी के ठीक बगल में खड़े उस फटीचर से लड़के पर टिक गई। दादाजी की आंखें सिकुड़ गई। उनका पूरा मूड खराब हो गया। उन्होंने अपनी छड़ी से अर्जुन की तरफ इशारा करके बड़े सख्त और अपमानजनक लहजे में पूछा, हिमांशी, ये लड़का कौन है और ये हमारे घर की वीआईपी गैदरिंग में क्या कर रहा है? इसके कपड़े देखो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी सड़क से उठ कर चला आया हो। इसे पहले कि हिमांशी कोई जवाब दे पाती, अर्जुन को अपने बॉयफ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस कर पाती, ज्योति ने मौके का फायदा उठाया। ज्योति नहीं चाहती थी कि हिमांशी पूरे परिवार के सामने इस भिखारी को अपना बॉयफ्रेंड बताकर अपनी और ज्योति की बेइज्जती करवाए। ज्योति झट से आगे बढ़ी और उसने दादाजी के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही मीठी और चापलूस आवाज में कहा, दादाजी, आप गलतफहमी में मत रहिए। ये लड़का, ये हमारे कॉलेज का ही स्टूडेंट है। उसकी बात सुनकर दादाजी ने अपनी भौहें सिकोड़ दी और पूछा, स्टूडेंट? तुम्हारे उस महंगे कॉलेज में ऐसे भिखारी भी पढ़ते हैं? दादाजी ने अर्जुन को ऐसे देखा जैसे कोई कचरे को देखता है। तभी ज्योति ने अपनी कहानी को और नमक मिर्च लगाकर कहा, अरे नहीं दादाजी, ये बेचारा बहुत ही गरीब परिवार से है। इसके पास कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते। ये कई कई दिनों तक भूखा भी रहता है। आज सुबह जब हम कॉलेज में जा रहे थे तो ये हमें गेट पर मिला।
इसकी हालात बहुत खराब थी, इसे तेज बुखार और जुकाम है। हमारी हिमांशु का दिल तो आप जानते ही हैं कितना बड़ा है। हिमांशु को इस बेचारे पर दया आ गई, इसलिए हिमांशु इस गरीब को भरपेट अच्छा खाना खिलाने के लिए हमारे साथ यहाँ ले आई। आखिर हमारे घर में इतना बड़ा खाना बना है, एक गरीब का पेट भर जाएगा तो पुण्य ही मिलेगा ना। ज्योति की यह बात सुनकर हिमांशु की आंखें गुस्से से फटे की फटी रह गई। वो ज्योति को टोकना चाहती थी, लेकिन तभी वहां खड़े सभी रिश्तेदारों ने ताली बजाना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने हिमांशु की तारीफ करके कहा, ओह, सो स्वीट ऑफ हर। दूसरे ने कहा, हमारी हिमांशु कितनी दयालु है। एक और ने कहा, बिल्कुल अपने दादाजी पर गई है, हमेशा गरीबों की मदद करती है। पूरे परिवार के लोग हिमांशु की चैरिटी और उसके बड़े दिल की तारीफ करने लगे। अर्जुन अपनी जगह पर खड़ा यह पूरा तमाशा देख रहा था। उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि उसे इन अमीर लोगों की छोटी सोच पर तरस आ रहा था। जो इंसान इनके इस पूरे खानदान को एक झटके में खरीद सकता था, उसे लोग दो रोटी खिलाने का काम पुण्य समझ रहे थे। अर्जुन ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। वो बस एक गरीब और लाचार लड़के की तरह सिर झुकाकर खड़ा रहा। तभी वहां खड़े रिश्तेदार में से एक बुजुर्ग अंकल आगे आए। उन्होंने एक बहुत ही महंगा सूट पहना था। वो अर्जुन के सामने आकर खड़े हुए और उसे मुफ्त का ज्ञान देने लगे। इस अंकल ने बहुत ही रौबदार आवाज में उंगली उठाकर कहा, सुने लड़के, अगर हमारी बच्ची तुम पर इतनी दया कर रही है, तुम हमारे इस वीआईपी लोन में खड़े होने का मौका दे रही है, तो तुम्हें भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें इन एहसानों को भूलना नहीं चाहिए। अंकल ने अपना चश्मा ठीक किया और आगे कहा, गरीब हो तो मेहनत करना सीखो, दिन रात एक करके पढ़ाई करो, ताकि तुम भी कभी हमारे लेवल 10वें हिस्से तक पहुंच सको। ये अमीरों के घरों में आकर मुफ्त की रोटियां तोड़ने से तुम्हारा फ्यूचर नहीं बनेगा, समझ गई। फिर उस अंकल ने हिमांशी की तरफ मुड़कर थोड़े नाराजगी भरे स्वर में कहा, और हिमांशी बेटा, तुम्हें भी इसे यहाँ घर के अंदर हमारे खास मेहमानों के बीच लाने की क्या जरूरत थी। अगर तुम्हें इसकी मदद करनी ही थी तो सड़क पर इसे 500,000 रुपए दे देती, इसकी मदद हो जाती। ऐसे लोगों को अगर घर पर लाओगी तो कल ये लोग चोरी चकारी करने लगेंगे, इनका कोई ईमान थोड़ी ही होता है। ये कहकर वो घिन भरी आंखों से अर्जुन की तरफ देखने लगा। ये सब देखकर अर्जुन की मुट्ठियां कस गई, लेकिन उसने खुद को फिर रोक लिया। लेकिन हिमांशु से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका खून खोल उठा। जो लड़का उसे अपनी जान से भी प्यारा लगने लगा था, उसके परिवार वाले उस लड़के का सरेआम इस तरह जलीलपन खिंडा रहे थे। हिमांशु ने चिल्लाकर कहा, इनफ, बस कीजिए आप लोग। हिमांशु की तेज और चीखती हुई आवाज पूरे लॉन में गूंज उठी। अचानक सब लोग चुप हो गए। हिमांशु तेज कदमों से आगे बढ़ी और उसने ज्योति को एक ऐसा जोरदार धक्का दिया कि ज्योति लड़खड़ाकर दूर जा गिरी। हिमांशु ने गुस्से में फुंकार कर कहा, शट अप ज्योति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अर्जुन के बारे में ऐसी बकवास करने की। फिर हिमांशु ने पूरे परिवार, अपने अंकल और अपने दादाजी की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी बगावत थी। हिमांशु ने अर्जुन का हाथ अपने हाथ में लिया, पूरी ताकत से कहा, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। ये कोई गरीब स्टूडेंट नहीं जो यहाँ का मुफ्त की रोटियां तोड़ने आया है। ये किसी के दया का मोहताज नहीं है। और ज्योति ने जो बकवास की है वो सब झूठ है। हिमांशु ने अर्जुन की हाथ की उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसा लिया। अपने दादाजी की आंखों में देखकर एक ऐसा सच बोला जो खुराना परिवार के कानों में किसी परमाणु बम की तरह फट गया। हिमांशु ने सभी के सामने अनाउंसमेंट करके कहा, दादाजी, ये अर्जुन है और ये कोई आम लड़का नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, द लव ऑफ माई लाइफ। उसकी बात सुनते ही पूरे लॉन में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने हवा में ऑक्सीजन ही खींच ली हो। कैटरिंग वालों के हाथ में प्लेटें गिर गई। रोजी और उसके अमीर बॉयफ्रेंड सचिन के मुंह खुले रह गई। ज्योति डर के मारे कांपने लगी। और मिस्टर देवराज खुराना, हिमांशी के दादाजी, उनके चेहरे का रंग ऐसा हो गया जैसे उन्हें अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्या कहा तूने। दादाजी की आवाज में एक भयानक खौफ और भयंकर गुस्सा था। उनकी छड़ी वाला हाथ कांप रहा था। आगे से हिमांशी ने बिना डरे कहा, आपने सही सुना दादाजी, आप लोग मेरे लिए जो अमीर और डिजाइनर लड़के ढूंढ रहे हैं ना, मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे अर्जुन पसंद है, मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ और हम दोनों एक साथ हैं। ये सुनकर दादाजी का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया। उनके माथे की नसें फटने को तैयार थी। उन्होंने गुस्से में चिल्लाकर कहा, हिमांशी,
दादाजी इतने जोर से चिल्लाए कि लॉन में बैठे कुछ पक्षी भी डर कर उड़ गए। उन्होंने गुस्से में कांप कर आगे कहा, ये तू क्या बकवास कर रही है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये फटीचर, ये भिखारी जैसा दिखने वाला सड़क छाप लड़का, ये तेरा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? ये कहकर दादाजी ने अपनी छड़ी को हवा में लहराकर अर्जुन की तरफ इशारा किया और अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, तू खुराना परिवार की होने वाली वारिस है। हमारे पास करोड़ों की दौलत है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक हमारा नाम है। और तूने यह अपने लिए क्या कचरा चुना है? इसके पास है क्या? न पहनने को ढंग के कपड़े, न इसके बाप दादा का कोई नाम। ये हमारे परिवार के नौकरों के साथ बैठने की भी लायक नहीं है हिमांशी। ये कहकर दादाजी का गुस्सा बेकाबू हो रहा था। उन्होंने अर्जुन की तरफ एक खौफनाक नजर से देखा और उनकी तरफ कदम बढ़ाए। दादाजी ने अर्जुन की आंखों में गुर्रा कर कहा, ए लड़के, मुझे पता है तूने मेरी पोती को कैसे फंसाया है। तू इसके पीछे पैसों के लिए है। तू इसके इस सीधेपन का फायदा उठाकर हमारी दौलत हड़पना चाहता है। बोल, कितनी कीमत है तेरी? 10 लाख, 20 लाख, अभी चेक काट कर तेरे मुंह पर मारता हूं। लेकिन अभी के अभी मेरी पोती का हाथ छोड़ दे। मेरे घर से दफा हो जा। लेकिन अर्जुन अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर न तो कोई डर था और न ही कोई शर्मिंदगी। अभी वो बीमार और कमजोर दिखने वाली आंखों में एक बहुत ही गहरे और शांत समंदर की तरह लग रहा था, जिसमें एक भयंकर तूफान छिपा था। वो दादाजी की गालियां सुन रहा था, लेकिन उसके अंदर का अग्निहोत्री उसे बार बार याद दिला रहा था कि अगर उसने यहाँ अपनी असली पहचान बता दी, अगर उसने बता दिया कि खुराना परिवार की पूरी नेटवर्थ से ज्यादा पैसे उनके बैंक अकाउंट में एक में पड़े हैं, तो पल भर में इन सबको घुटनों पर ला सकता है। लेकिन अर्जुन ने हिमांशी से वादा किया था। उसने वादा किया था कि वो एक फेक बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करेगा। अगर वो अभी अपनी सच्चाई बता देगा तो हिमांशी के हाथ से बात निकल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, अर्जुन को अपनी दौलत का दिखावा करना भी पसंद नहीं था। वो देखना चाहता था कि ये लोग एक इंसान के साथ कैसा सलूक करते हैं जब उन्हें उनकी दौलत के बारे में नहीं पता होता। अर्जुन ने दादाजी की आंखों में देखा। उसने हिमांशी का हाथ धीरे से छोड़ दिया, जिससे हिमांशी एक पल के लिए डर लगी। कहीं अर्जुन डर तो नहीं गया। लेकिन अर्जुन ने बहुत ही शांत लेकिन एक ऐसी भारी और इज्जतदार आवाज में कहा, मिस्टर खुराना। उसके इस शब्दों में दादाजी के गुस्से को एक पल के लिए रोक दिया। तभी अर्जुन ने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, मैं मानता हूं कि मेरे पास कपड़े पहनने के लिए और महंगे महंगे मेहमानों के जैसे नहीं है। मैं मानता हूं कि मेरा कोई नाम नहीं है। लेकिन प्यार किसी के बैंक बैलेंस या उसकी डिजाइनर जैकेट देखकर नहीं किया जाता। हिमांशी ने मुझे मेरी सच्चाई के लिए चुना है, मेरे पैसों के लिए नहीं। इसके बाद अर्जुन ने उस अंकल की तरफ देखा जिन्होंने उसे मुफ्त की नसीहतें दी थी। उनकी आंखों में देखकर कहा, और रही बात मेहनत करने की, तो यकीन माने, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत की है कि इतनी ठोकरें खाई हैं जितनी शायद आपके इस पूरे खानदान में अपनी 7 पुश्तों ने नहीं खाई होंगी। मुझे आपके पैसों का कोई लालच नहीं। आप अपने करोड़ों के चेक अपने पास रखिए। मैं यहाँ सिर्फ हिमांशी के लिए आया था। अर्जुन का ये निडर और कॉन्फिडेंस से भरा जवाब सुनकर पूरा खुराना परिवार सन रह गया। उन्हें उम्मीद थी कि यह गरीब लड़का दादाजी के चिल्लाने पर रोने लगेगा, माफी मांगने लगेगा, लेकिन यह तो आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। दादाजी ने अपना हाथ उठाकर कहा, तेरी जुबान चलती है छोकरे। ये कहकर वो गुस्से में अर्जुन को थप्पड़ मारने ही वाले थे, लेकिन तभी हिमांशी बीच में आ गई। उसने दादाजी का हाथ पकड़ा और कहा, दादाजी नहीं, अगर आपने अर्जुन पर हाथ उठाया तो मैं कसम खाती हूँ, मैं अभी इसी वक्त इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी और फिर आप लोग अपनी दौलत के साथ ही रहना। ये कहते हुए हिमांशी की आंखों में आंसू बह रहे थे। वह सच में अर्जुन के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार थी। वहीं उसकी यह बात सुनकर दादाजी का हाथ रुक गया। वो अपनी पोती से बहुत प्यार करते थे, उसे खोना नहीं चाहते थे। देवराज खुराना का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने अपना हाथ झटक लिया। अर्जुन की तरफ एक ऐसी जहरीली नजर से देखा जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई बीमारी हो। दादाजी ने अपनी छड़ी को जमीन पर जोर से ठोंक कर कहा, ठीक है हिमांशी, तूने इस सड़क सांप को चुनकर हमारे खुराना परिवार के मुंह पर सरेआम कालिक पोतती है। लेकिन कान खोल कर सुन ले, मैं भी देवराज खुराना हूं। मैं इस फटीचर को कभी अपना दामाद नहीं मानूंगा। ये कहकर दादाजी ने अपनी
जलती हुई आंखें हिमांशी के मम्मी पापा की तरफ घुमाकर कहा, सुनील, अर्चना, देख रहे हो अपनी इस लाडली बेटी को? यही संस्कार दिए हैं तुम लोगों ने इसे। समझाओ अपनी इस नालायक औलाद को। अगर इसने अभी के अभी इस भिखारी का हाथ नहीं छोड़ा तो मैं इसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा और इस खुराना परिवार से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगा। दादा की आवाज लॉन में गूंज उठी। दादाजी का यह खौफनाक फरमान सुनते ही पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। हिमांशी की मां अर्चना बदहवास होकर दौड़कर अपनी बेटी के पास आई। उसने हिमांशी का हाथ पकड़कर उसे अर्जुन से दूर खींचने की कोशिश की। अर्चना ने रोकते हुए फुसफुसा कर कहा, पागल हो गई है तो हिमांशी? तो इतने बड़े खानदान की वारिस होकर इस सड़क के भिखारी के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी? छोड़ दे इसे, मेरी बेटी, छोड़ दे इसे। लेकिन आगे से हिमांशी ने भी जिद में अपना हाथ छुड़ाकर कहा, नहीं माँ, मैं अर्जुन को नहीं छोड़ूंगी। ये कोई भिखारी नहीं है। उसकी बात सुनकर अर्चना का सब्र टूट गया। उसने अपनी आंसुओं से भरी अपनी आंखें बेटे पर गड़ा दी। आखिर सबसे धारदार हथियार निकाला, इमोशनल ब्लैकमेल। तभी अर्चना ने अपने सीने पर हाथ रखा और एक बड़ा सख्त और दर्द भरी आवाज में धमकी देकर कहा, हिमांशी, अगर तूने अभी के अभी मेरी बात नहीं मानी, तो अगर तूने इस लड़के को अभी कुछ खाना खिलाकर यहां से धक्के मारकर बाहर नहीं निकाला, तो याद रखना, तो कल सुबह मेरा और तेरे पापा, हम दोनों का मरे हुए मुंह देखेंगे। हम जहर खा लेंगे, लेकिन इस फटीचर को अपना दामाद बनते हुए नहीं देखेंगे। माँ के मुंह से मरे हुए मुंह देखने की बात सुनकर हिमांशी के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो दिल्ली की एक आजाद ख्यालों वाली लड़की जरूर थी, लेकिन अपने माता पिता से प्यार करती थी। उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। हिमांशी ने अपनी माँ के कंधे को पकड़कर उन्हें समझाने की कोशिश करके कहा, माँ, प्लीज ऐसा मत कहिए। आप अर्जुन को समझ नहीं रही हैं। वो वैसा कुछ भी नहीं है माँ। मैं मानती हूँ कि दिखने में सिंपल है, इसके कपड़े साधारण हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा लड़का है माँ। इसका दिल बहुत साफ है और ये बहुत अच्छे परिवार से आता है माँ। हिमांशी ने अर्जुन को बचाने के लिए झूठ का सहारा लिया, लेकिन झूठ उसी के लिए फांसी का फंदा बन गया। उसकी बात सुनकर अर्चना अपने आंसू पहुंचकर अपनी आंखों को सिकोड़कर एक बड़े शक के साथ बोली, हो अच्छा, बहुत अच्छे परिवार से? तो बता मुझे, बोल, ये कौन से परिवार से आता है? इसके बाप दादा का नाम क्या है? क्या इसका घर है? और अगर इतने ही अच्छे परिवार से है तो ये फटे हुए कपड़े पहनकर बीमारों की तरह हमारे घर पर क्यों चला आया? माँ के इन सवालों की बौछार सुनकर हिमांशी बुरी तरह से हड़बड़ा गई। उसका मुंह खुला रह गया, जबान लड़खड़ाने लगी। उसने हकला कर कहा, वो माँ, माँ, इसके पापा। हिमांशी को खुद भी नहीं पता था कि अर्जुन कौन से परिवार से है। उसने तो बस अर्जुन को कैंटीन में दोस्तों के साथ हंसते बोलते देखा था। उसे लगा कि अर्जुन किसी आम मिडिल क्लास फैमिली से होगा, लेकिन उसे उसका सरनेम तक नहीं पता था। हिमांशी को इस तरह बेबस और कांपता हुआ देखकर अर्जुन से रहा नहीं गया। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से हिमांशी को अपने परिवार से सामने जलील होना पड़े। इसलिए अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने तय कर लिया कि अब वो अपनी असलियत इस घमंडी खानदान के सामने रख देगा। अगर इन्हें नाम और पैसे की ही भूख है, तो वो इन्हें अग्निहोत्री नाम का वो समंदर दिखाएगा, जिनमें इनका ये खुराना मेंशन एक तिनके की तरह बह जाएगा। ये सोचकर अर्जुन एक कदम आगे बढ़ा। उसने अपना सीना चौड़ा किया और एक बहुत रौबदार आवाज में बोलना शुरू करके कहा, आंटी जी, आपको मेरे परिवार के बारे में जानना है ना? तो सुनिए, सुनिए मेरे मम्मी पापा का नाम। लेकिन इससे पहले ही अर्जुन अपनी बात पूरी कर पाता, उस अग्निहोत्री नाम का बम इस लोन में फोड़ पाता, तभी पिप पिप लोन के बाहर एक बहुत तेज और स्पोर्ट्स कार के हॉर्न की आवाज ने सबको बातचीत को बीच में काट दिया। कार के हॉर्न की आवाज सुनते ही पूरे खुराना परिवार का ध्यान अर्जुन से हटकर मेन गेट की तरफ चला गया। तभी रुचि ने खुशी से ताली बजाकर कहा, लगता है अनुराग आ गया। वही अनुराग का नाम सुनते ही देवराज खुराना के चेहरे का वो भयंकर गुस्सा, जो अर्जुन के लिए था, अचानक बहुत ही बड़ी गर्व और मुस्कान भरी में बदल गया। दादाजी ने अपनी छड़ी उठाकर कहा, मेरा शेर आ गया, और गेट की तरफ देखने लगे। मेन गेट पर एक लाल रंग की महंगी पोर्श 911 अंदर दाखिल हुई और लॉन के किनारे पर आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक 23-24 साल का लड़का बाहर निकला। उसने एक बड़ी महंगी अरमानी सूट पहना था, बालों में जेल लगा था और उसके चाल में एक ऐसा घमंड था जो सिर्फ बाप की हराम की दौलत पर पलने वाले बिगड़े लड़कों में होता है।
ये कोई और नहीं बल्कि हिमांशी का कजन ब्रदर, रुचि का सगा भाई अनुराग खुराना था। अनुराग मुंबई यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता था और कॉलेज के सबसे अमीर और बिगड़े लड़कों के ग्रुप का हिस्सा था। यहाँ हिमांशी खुराना इंडस्ट्री की सीईओ बनने वाली थी और वहीं अनुराग मुंबई का बिजनेस संभालता था। अनुराग के साथ कार के दूसरे दरवाजे से एक बहुत ग्लैमरस और मॉडर्न लड़की बाहर निकली। उसने एक छोटी सी डिजाइनर ड्रेस पहनी थी और उसके हाथ में प्राडा का बैग था। तभी अनुराग ने दूर से हाथ हिलाकर कहा, दादाजी, और आकर दादा के पैर छू लिए। आगे से दादाजी ने अनुराग का माथा चूम कर कहा, जीता रहे मेरे बच्चे। फिर उन्होंने उस लड़की की तरफ देखा जो अनुराग के साथ आई थी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, और ये चांद का टुकड़ा कौन है? अनुराग ने उस लड़की की कमर में हाथ डालकर बड़े गर्व से कहा, दादाजी, ये अर्पिता है, मेरी गर्लफ्रेंड। इसके डैड मुंबई के सबसे बड़े डायमंड ज्वेलर्स में से एक हैं। तभी अर्पिता ने बहुत ही स्टाइल से दादाजी को नमस्ते कहा। तभी पूरे परिवार में अनुराग और अर्पिता को गहरा बना लिया। सब उनकी तारीफें कर रहे थे। कितनी प्यारी जोड़ी है, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर। ये होता है खानदान का रुतबा। वहीं दादाजी का सीना फूलकर कुप्पा हो गया। उन्होंने अनुराग की पीठ थपथपाई और फिर एक नफरत भरी नजर हिमांशी की तरफ डाली। दादाजी ने ताना मारकर कहा, देख हिमांशी, सीख कुछ अपने भाई से। इसे कहते हैं अपने स्टेटस और क्लास के हिसाब से साथी चुनना। और एक तू है जो इस नाली के कीड़े को उठा कर ले आई है। ये कहते हुए दादाजी की आंखों में नफरत और ज्यादा बढ़ गई। तभी अनुराग, जो अपनी गर्लफ्रेंड को मिलवाने के में बिजी था, उसने दादाजी के मुंह से नाली का कीड़ा शब्द सुना तो उसने भी मुड़कर देखा कि दादाजी किसकी बात कर रहे हैं। अनुराग की नजरें जैसे ही हिमांशी के पास पड़े अर्जुन पर गई, उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। पहले तो उसे हैरानी हुई, फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी दुष्ट और मजाकिया चमक आ गई। अनुराग ने अपनी उंगली अर्जुन की तरफ उठाकर बहुत ही ऊंची और मजाक उड़ाने वाली आवाज में कहा, अरे फटीचर, तू तू हमारे वीआईपी लोन में क्या कर रहा है? अनुराग के मुंह से ये शब्द सुनते ही पूरे परिवार में एक बार फिर से सन्नाटा छा गया। दादाजी ने हैरानी से अनुराग की तरफ देखकर पूछा, अनुराग बेटा, क्या तुम इस लड़के को जानते हो? अनुराग जोर जोर से हंसने लगा। उसने अपनी गर्लफ्रेंड अर्पिता को आंख मारी, दादाजी की तरफ मुड़कर बहुत ही चापलूसी भरे अंदाज में कहा, अरे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ दादाजी। ये कोई छुपा हुआ सितारा नहीं है। ये मेरी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। पूरे कॉलेज में इस फटीचर को सब जानते हैं। ये हमारे कॉलेज का सबसे बड़ा चैरिटी केस है। उसकी बात सुनकर हिमांशी का दिल धक धक करने लगा। उसने अनुराग को चुप करवाने की कोशिश करके कहा, अनुराग प्लीज बकवास मत करो। लेकिन अनुराग कहाँ रुकने वाला था। उसे तो आज पूरे परिवार के सामने अर्जुन को बेइज्जत करने, अपनी सुपेरियोरिटी का साबित करने का मौका मिल गया। अनुराग ने अर्जुन के पास बिल्कुल पास आकर कहा, बकवास मैं नहीं कर रहा हिमांशी, बकवास तो तूने की है इसे यहाँ लाकर। फिर अनुराग ने दादाजी और पूरे परिवार की तरफ मुड़कर अर्जुन की तथाकथित गरीबी का पूरा निबंध सुनाना शुरू कर दिया, जैसे उसे किसी टीचर ने अर्जुन पर कोई प्रोजेक्ट बनाने को कहा हो। अनुराग ने एक आम एक्टर की तरह हाथ हिलाकर कहा, दादाजी, आप इसके बारे में जानते नहीं। ये लड़का कॉलेज की कैंटीन के बाहर हमेशा छोटे मोटे काम करता रहता है। इसका कोई खानदान नहीं। ये बेचारा महीने में मुश्किल से एक आध बार कोई अच्छा खाना खा पाता है, वो भी जब कोई उस पर तरस खाकर पार्टी में ले जाए। ये कहकर अनुराग ने अपना फोन निकाला जैसे कोई लिस्ट पढ़ रहा हो। ऐसे एक्ट करके उसने आगे कहा, आप इसका डेली का मेनू सुनेंगे तो आपको रोना आ जाएगा दादाजी। ये सुबह नाश्ते में 10 रुपए वाली चाय इडली खाता है, दोपहर को कॉलेज के मेस में फ्री का दाल चावल खाता है, और रात को इसके नसीब में सिर्फ कड़ी खिचड़ी होती है। जो इसके कपड़े देख रहे हैं आप? अनुराग ने अर्जुन के शर्ट के कॉलर की तरफ इशारा करके आगे कहा, इसके पास पूरी जिंदगी में सिर्फ दो जोड़ी कपड़े ही हैं। एक ये धोता है और जब सूखता है तब वो दूसरा पहन लेता है। मैं तो आज तक समझ ही नहीं पाया कि हमारे उस महंगे कॉलेज की फीस भी कैसे भरता है। पक्का किसी अमीर बाप के बिगड़े हुए बच्चे की असाइनमेंट लिखकर पैसे कमाता होगा। अनुराग की इन बातों से पूरे खुराना परिवार के दिमाग में अर्जुन की एक ऐसी घिनौनी और भिखारियों वाली छवि बन गई। वहां खड़े हर एक इंसान को अर्जुन से घिन आने लगी। वहीं हिमांशी की दोस्त ज्योति, जो कोने में खड़ी थी, वो अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। रुचि और उसकी मां ने तो बदबू के मारे अपने नाकों पर परफ्यूम लगे हुए रुमाल रख लिए।
तभी अनुराग की गर्लफ्रेंड अर्पिता ने मुंह बनाकर कहा, छी कितना गंदा है। अनुराग बेबी, इसे बोलो यहाँ से दूर खड़ा हो, मुझे इसके जर्म से इन्फेक्शन हो जाएगा। पूरा परिवार अब अर्जुन को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि नाली से रेंग कर आया हुआ कोई गंदा कीड़ा हो। वहीं अर्जुन अपनी जगह पर चुपचाप ये सुन रहा था। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था। उसके अंदर का अग्निहोत्री उसे उकसा रहा था कि अभी अनुराग का वो जबड़ा तोड़ दे जिससे वो बकवास कर रहा है। वो उन्हें बता दे कि जिस कॉलेज की फीस की वो बात कर रहा है वो पूरा कॉलेज अर्जुन के एक चेक साइन करके खरीद लेगा। वो जो दाल चावल और इडली की बात कर रहा है वो अर्जुन का पसंदीदा खाना है, मजबूरी नहीं। लेकिन अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां ढीली कर ली। उसने हिमांशी की तरफ देखा। हिमांशी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो अपनी माँ अर्चना की पकड़ से छूटने की कोशिश भी कर रही थी। अर्जुन जानता था कि अगर उसने यहाँ कोई तमाशा किया, अपनी ताकत दिखाई तो हिमांशी के माता पिता उसे हमेशा के लिए अपनी बेटी से दूर कर देंगे। और अर्जुन ने हिमांशी को इस दलदल से बाहर निकालने का वादा किया था। इसलिए अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। अपने चेहरे पर एक बेचारे लड़के का भाव ओढ़ दिया। वहीं अनुराग का निबंध खत्म होने के बाद दादाजी का सीना घमंड से और भी चौड़ा हो गया। उन्हें अब यकीन हो गया था कि अर्जुन एक मामूली कीड़ा है जिसे कुचलने में उन्हें कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। दादाजी ने हिमांशी के पिता की तरफ देखकर कहा, देख सुनील, तुम्हारी बेटी की पसंद एक भिखारी। ये कहकर दादाजी ने अर्जुन की तरफ ऐसे देखा जैसे देखना भी उनकी शान के खिलाफ हो। दादाजी ने अपनी छड़ी घुमाई और बहुत ही शाही और क्रूर अंदाज में कहा, खैर जो भी है, हमारे खुराना खानदान के दरवाजे तक आज तक कोई कुत्ता भी भूखा नहीं गया। अगर ये लड़का यहाँ आ ही गया है तो इसे भूखा वापस मत भेजना, हमारे संस्कारों के खिलाफ होगा। इतना कहने के बाद दादाजी ने वहां खड़े कैटरिंग के मैनेजर को आवाज देकर कहा, ओए मैनेजर, इधर सुनो। मैनेजर तुरंत दौड़कर आया और बोला, जी साहब। दादाजी ने अर्जुन की तरफ बिना देखे हवा में हाथ हिलाकर कहा, चलो अब हम सब लोग खाना खाते हैं और इस भिखारी को किसी भी किनारे ले जाकर प्लेट में खाना डाल देना। इसे भर पेट खिलाना ताकि कल को ये बाहर जाकर ये ना कहे कि देवराज खुराना के घर से कोई गरीब भूखा लौट आया। दादाजी का ये वाक्य कि इस गरीब को भी खाना डाल देना बिल्कुल वैसा था जैसे किसी आवारा कुत्ते को जूठन डालने की बात कह रहा हो। उनकी ये बात सुनकर हिमांशी चीख पड़ी। उसने चिल्लाकर कहा, दादाजी, आप अर्जुन के साथ ऐसा सुलूक नहीं कर सकती, वो कोई जानवर नहीं है। तभी उसके पिता सुनील ने उसे डांट कर कहा, चुप कर, और उसे खींचकर डाइनिंग एरिया की तरफ ले गया। पूरा खुराना परिवार हंसकर अपनी अमीरी की डिंगे हाँक कर लॉन के बीचों बीच लगे उस बहुत आलिशान डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए। वहां क्रिस्टल के गिलास, चांदी के चम्मच, दुनिया भर के पकवान सजे हुए थे। तभी एक वेटर अर्जुन के पास आया। वेटर ने भी अर्जुन के कपड़े देखकर उसे कोई खास इज्जत नहीं दी। वेटर ने अर्जुन को लॉन के एक बहुत छोटे अंधेरे और एकांत कोने की तरफ, जहां कैटरिंग वालों का सामान रखा था, उधर इशारा करके कहा, चलो भाई तुम इस तरफ आ जाओ। अर्जुन बिना कुछ कहे खामोशी से उस वेटर के पीछे चल दिया। अर्जुन को उस अंधेरे कोने में एक छोटी सी प्लास्टिक की मेज पर पास खड़ा कर दिया गया। वेटर ने एक साधारण सी प्लेट में कुछ खाना डाला और अर्जुन के सामने रख दिया। अर्जुन वहां खड़ा होकर अपनी प्लेट को देख रहा था। दूर वीआईपी टेबल पर बैठे अनुराग उसे देखकर हंस रहा था। अर्पिता के कानों में कुछ फुसफुसा रहा था। वहीं हिमांशी रो रही थी और खाना नहीं खा रही थी। ये सब देखकर अर्जुन के चेहरे पर एक बहुत ही रहस्यमय और खतरनाक मुस्कान तैर गई। उसने मन ही मन में सोचा, इतना घमंड, सिर्फ कुछ करोड़ रुपए का इतना घमंड। देवराज खुराना, तुमने आज एक इंसान को कुत्ते की तरह खाना डाला है। तुम नहीं जानते तुमने किस सोए हुए शेर की पूंछ पर पैर रखा। तुम्हारी जो वीआईपी डाइनिंग टेबल है ना, मैं इसे इसी लोन में तुम्हारे ही आंसुओं से धुलवाऊंगा। ये सोचते हुए अर्जुन ने उस प्लेट में से एक रोटी का टुकड़ा तोड़ा और उसे बहुत ही शांति से चबाने लगा। वो इंतजार कर रहा था। वह बस सही समय का इंतजार कर रहा था। वहीं वीआईपी डाइनिंग टेबल का माहौल बड़ा खुशनुमा था। अनुराग अपने डैड को बिजनेस की बातें बता रहा था। दादाजी बड़े चाव से खाना खा रहे थे। वो लोग खाना है खा रहे थे तभी मेंशन के गेट के बाहर दो हाई सोसाइटी और ग्लैमरस औरत अंदर दाखिल हुई। उन्होंने बहुत ही कीमती सिल्क की साड़ी पहनी थी। उनके गले में भारी डिमांड नेकलेस चमक रहे थे। उनके हाथों में गुच्ची के लिमिटेड एडिशंस बैग्स थे और उनका एटीट्यूड बता रहा था कि मुंबई के सबसे एलिट सर्कल का हिस्सा है। ये दोनों औरतें देवराज खुराना की बहुत अच्छी फैमिली फ्रेंड थे। देवराज ने उन्हें देखते ही अपने हाथ पर नैपकिन मेज पर रखकर कहा, अरे वाह,
मिसेस चड्डा और मिसेस सिंगल आ गई हैं और खुशी से खड़े हो गए। वो दोनों औरतें लॉन से होते हुए डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ने लगी। उसी वक्त अर्जुन, जो अंधेरे के कोने में खड़ा खाना खा रहा था, उसकी नजर उन दोनों औरतों पर पड़ी। जैसे ही अर्जुन ने उनके चेहरे देखे, उसके होठ पर एक बहुत ही चौड़ी और कुटिल मुस्कान आ गई। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक आ गई जैसे किसी शिकारी को अपना सबसे अचूक हथियार मिल गया हो। अर्जुन ने मन ही मन में हंसकर कहा, अरे ये दोनों, दुनिया सच में बड़ी गोल है। अर्जुन को वो दोनों औरतें बड़ी अच्छी तरह जानी पहचानी लग रही थी। ये वही दो आंटियां थी जो अर्जुन को कुछ महीने पहले गोल्डन हाउसिंग सोसाइटी के मेन ऑफिस में मिली थी, जब अर्जुन विला नंबर 360, जो पूरी सोसाइटी का सबसे महंगा विला खरीदने आया था। तो उस दिन अर्जुन ऐसे ही फटे पुराने कपड़ों में था और सोसाइटी के मैनेजर ने उसे भिखारी समझकर बाहर निकालने की कोशिश की थी। और ये दोनों औरतें, मिसेस चड्डा और मिसेस सिंघल, उस दिन ऑफिस के सोफे पर बैठकर अर्जुन का मजाक उड़ा रही थी। लेकिन उनका वो मजाक तब खौफ में बदल गया था, जब अर्जुन ने एक झटके में उस सोसाइटी का सबसे महंगा विला खरीद लिया था। ये दोनों सोसाइटी की कमेटी मेंबर्स भी थी और उनका सोसाइटी में कुछ परसेंट हिस्सा भी था। इन दोनों औरतों ने अपनी आंखों से देखा था कि यह साधारण सा दिखने वाला लड़का कोई फटीचर नहीं, बल्कि मुंबई का सबसे बहुत बड़ा और रहस्यमयी अरबपति है। सोसाइटी के सारे सीक्रेट इसके आगे पानी भरते हैं। लॉन में चलते हुए मिसेस चड्डा और मिसेस सिंघल खुराना परिवार की तरफ जा रही थी। उन्हें उस अंधेरे कोने में खड़े अर्जुन की तरफ देखने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उन्होंने अर्जुन को बस कोई वेटर या नौकर समझा और बिना उसकी तरफ देखे आगे बढ़ गई। वो दोनों सीधे डाइनिंग टेबल पर पहुंची। उन्होंने झुककर देवराज खुराना के पैर छुए। मिसेस चड्डा ने बहुत ही मीठी आवाज में कहा, प्रणाम अंकल जी, सॉरी हमें आने में थोड़ी देर हो गई। आगे से देशराज ने मुस्कुराकर कहा, अरे जीती रहो बेटियां, कोई बात नहीं, आओ अब हमारे साथ बैठो। ये कहकर दादाजी ने बहुत ही इज्जत के साथ उन दोनों को अपने बगल वाली कुर्सियों पर बैठा लिया। पूरा खुराना परिवार उन दोनों औरतों की आवभगत में लग गया, क्योंकि वो दोनों औरतें मुंबई के हाई क्लास सोसाइटी में बहुत रसूख रखती थी। तभी अनुराग ने अपना रुतबा दिखाकर पूछा, आंटी बताइए कैसे चल रही है आपकी सोसाइटी की कमेटी। मिसेस सिंघल ने अपना डिजाइनर बैग साइड में रखकर कहा, अरे बस पूछो मत अनुराग, आजकल तो सोसाइटी में इतने वीआईपी लोग आ गए हैं कि काम बहुत बढ़ गया है। डाइनिंग टेबल पर गपशप चल रही थी, लेकिन उधर लॉन के उस अंधेरे और एकांत कोने में खड़ा अर्जुन अपनी प्लेट वहीं मेज पर छोड़ चुका था। इन अमीर लोगों के घमंड और उनकी खोखली बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका दिमाग सिर्फ इस बात पर केंद्रित था कि उसे हिमांशी से किया हुआ अपना वादा निभाना है और शांति से यहाँ से निकल जाना है। तभी अर्जुन की जेब में रखा फोन तेजी से वाइब्रेट होने लगा। अर्जुन ने फोन निकाला। स्क्रीन पर मुंबई के सबसे बड़े कार शोरूम के मैनेजर मिस्टर डिसूजा का नाम फ्लैश हो रहा था। अर्जुन के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे याद आ गया कि 2 दिन पहले ही अपने डिसूजा को 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देकर अपने कस्टम मेड फरारी जल्द से जल्द डिलीवरी करने की धमकी दी थी। अर्जुन ने फोन उठाया और अपनी आवाज में बड़ा नीचा रखकर कहा, हाँ डिसूजा बोलो। दूसरी तरफ से डिसूजा की आवाज में एक घबराहट और एक्साइटमेंट थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें फूल रही हो। उसने हाँफ कर कहा, सर गुड इवनिंग सर। सर आपने जो ऑर्डर दिया था, आपकी वो फरारी SF 90 स्कैंडल का लिमिटेड एडिशन आ चुका है सर। हमने कस्टम ड्यूटीज और सारे पेपरवर्क को डबल कीमत देकर आखिरी 12 घंटे में क्लियर करवा लिया। उसकी बात सुनकर इधर से अर्जुन ने अपनी शर्ट की आस्तीन को मोड़कर कहा, गुड, तो उसे मेरे गोल्डन हाउसिंग सोसाइटी वाले विला नंबर 360 पर भेज दो। उसने इतना ही कहा कि उधर से डिसूजा ने हकला कर कहा, सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। गाड़ी तो हम भेज देंगे, लेकिन इस डिलीवरी के साथ एक बहुत बड़ा सरप्राइज जुड़ा है। सर, चूंकि आपने फरारी का सबसे एक्सक्लूसिव और दुनिया में सिर्फ 10 लोगों के पास मौजूद मॉडल खरीदा है, इसलिए इटली से खुद फरारी के CEO आपकी इस गाड़ी की डिलीवरी को देखने के लिए प्राइवेट जेट से मुंबई आए हुए हैं। वो पर्सनली आपको चाबी सौंपना चाहते हैं। हम लोग आपके विला पर ही जा रहे थे। ये बात सुनकर अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने सामने चल रही अमीरी के ड्रामे की तरफ देखा। खुराना परिवार के लोग अभी भी हिमांशु पर ताने मार रहे थे और अर्जुन को एक भिखारी समझकर हंस रहे थे। ये अर्जुन का दिमाग तेजी से दौड़ा। उसने मन ही मन में सोचा, अगर इन्हें दौलत का तमाशा ही देखना है तो क्यों ना इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा तमाशा दिखाया जाए। ये सोचकर अर्जुन ने बहुत ही शांत और कड़क आवाज में ऑर्डर देकर कहा, मिस्टर डिसूजा, मैं भी विला नंबर 360 पर नहीं हूँ। मैं उसी गोल्डन हाउसिंग सोसाइटी के दूसरे हिस्से में खुराना मेंशन
मैं तुम्हें अपनी करंट लोकेशन भेज रहा हूँ। अपनी डिलीवरी और अपने उस इटालियन सीईओ को लेकर सीधा यहीं आ जाओ। मुझे मेरी गाड़ी इसी वक्त चाहिए। उसकी बात सुनते ही उधर से डिसूजा ने तुरंत कहा, यस सर, हम बस 20 मिनट में आपके लोकेशन पर पहुंच रहे हैं। इतना कहते ही कॉल कट हो गया। अर्जुन ने अपनी लाइव लोकेशन डिसूजा के नंबर पर व्हाट्सएप कर दी। उसने अपना फोन वापस जेब में डाला और दोनों हाथ सीने पर बांधकर डाइनिंग टेबल पर चल रहे उस तमाशे को देखने लगा। उसे बस इंतजार था उस तूफान का, जो उस खुराना परिवार के घमंड की ईंट से ईंट बजाने वाला था। उधर वीआईपी डाइनिंग टेबल पर माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। हिमांशी की कजिन सिस्टर रुचि का बॉयफ्रेंड सचिन अपनी बातों से सबको इम्प्रेस करने में लगा था। सचिन के पिता का ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस था और वो अपनी रईसी दिखाने का मौका नहीं छोड़ता था। तभी रुचि, जो अपने आईफोन पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, अचानक जोर से चीख पड़ी। रुचि ने अपनी जगह से उछल कर कहा, ओह माय गॉड गाइस, लुक एट दिस। उसकी आंखें फटी रह गई। तभी उसके पिता ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ रुचि, कैसे, क्यों चिल्ला रही हो? आगे से रुचि ने अपना फोन डाइनिंग टेबल के बीच में रखकर कहा, अरे आप लोगों ने न्यूज नहीं पढ़ी? पूरे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर यही न्यूज वायरल हो रही है। मुंबई के किसी बहुत ही मिस्टीरियस अरबपति ने 7 करोड़ रुपए की कस्टम मेड फरारी खरीदी है। और सबसे बड़ी बात, उस फरारी की डिलीवरी देने के लिए खुद इटली से फरारी कंपनी के सीईओ प्राइवेट जेट से मुंबई लैंड कर चुके हैं। वो खुद उस गाड़ी की डिलीवरी ट्रक को फॉलो कर रहे हैं। ये सुनते ही डाइनिंग टेबल पर मौजूद हर इंसान की आंखें चमक उठी। मुंबई की हाई सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ी गॉसिप थी। तभी अनुराग ने हैरानी से कहा, 7 करोड़ की फरारी और सीईओ खुद आ रहा है। भाई, ये जो भी इंसान है मुंबई का कोई बहुत बड़ा डॉन या बिजनेस टाइकून होगा। तभी रुचि ने बॉयफ्रेंड सचिन ने अपना कॉलर ठीक किया और चेहरे पर एक बहुत ही घमंडी मुस्कान लाकर अपनी नॉलेज शो ऑफ करके कहा, अरे इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है रुचि? फरारी तो मैंने भी खरीदी है, मेरे पास भी रेड फरारी खड़ी है। वो बात अलग है कि मेरी फरारी 3 करोड़ की है, उस इंसान की करोड़ की 7 करोड़ की है। और हाँ, मेरे लिए कोई इटली ने सीईओ तो नहीं आया, लेकिन फरारी रखना तो बहुत बड़ी बात नहीं है हम जैसे लोगों के लिए। सचिन की बात सुनकर रुचि एक्साइटमेंट में पागल हो गई। उसने सचिन की आस्तीन खींच कर कहा, अरे वाह सचिन, तुम्हारे पास फरारी है, तुमने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं? ओ माय गॉड, मैं तो अभी के अभी उस फरारी में सवारी करना चाहती हूँ, मुझे अभी उसमें बैठना है। रुचि ये बोलते हुए लगातार तिरछी नजरों से हिमांशी की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में साफ ताना था और कह रहा था, देख हिमांशी, मेरा बॉयफ्रेंड कितना अमीर है, उसके पास फरारी है, और तेरा वो फटीचर बॉयफ्रेंड जो अंधेरे में खड़ा झूठी रोटियां चबा रहा है, वो तो 100 जन्म लेकर भी सचिन के जूतों के बराबर नहीं हो सकता। हिमांशी ने रुचि की ओर चुभती हुई नजर देखी, लेकिन वो चुप रही। उसे अर्जुन के करोड़ों और उसकी हैसियत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अपने परिवार वालों का ये दिखावा उसे अंदर तक तोड़ रहा था। तभी सचिन ने रुचि के गाल को खींचकर बहुत ही शान से कहा, अरे बेबी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम अभी फरारी में बैठना चाहती हो, मैं भी मंगवा लेता हूँ अपनी फरारी। यह कहकर सचिन ने अपना फोन निकाला और अपने नौकर को कॉल लगा दिया। उसने अपने नौकर को ऑर्डर देकर कहा, हेलो, मेरी रेड फरारी निकाल, उसे तुरंत खुराना मेंशन लेकर आ। 15 मिनट में मुझे गाड़ी गेट पर चाहिए। ये कहकर सचिन ने कॉल काटा और एक विंग मुस्कान के साथ टेबल पर देखा। पूरा खुराना परिवार अब सचिन की तारीफों के पुल बांध रहा था। दादाजी भी सचिन को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। उन्होंने सचिन की तारीफ करके कहा, इसे कहते हैं खानदानी रुतबा। वेरी गुड सचिन बेटा। पूरी पार्टी का ध्यान खाने से हटकर आने वाली फरारी पर टिक गया। सब लोग एक्साइटेड होकर इंतजार करने लगे। लगभग 20 मिनट बाद खुराना मेंशन के बाहर एक बहुत ही तेज और भारी इंजन की आवाज गूंजी। ब्रुम ब्रुम। आवाज सुनते ही सचिन अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और चिल्लाकर बोला, आ गई। तभी डाइनिंग टेबल पर बैठे सारे मेहमान, रुचि, अनुराग, अर्पिता और दादाजी, सब उठकर लॉन के किनारे आ गए, जहां से मेन गेट साफ दिखाई दे रहा था। तभी गाड़ी ड्राइवर बाहर निकला और उसने चाबी लाकर बहुत ही अदब से सचिन के हाथ में थमा दी। सचिन ने चाबी अपनी उंगली में घुमाकर कहा, थैंक यू, तू अब जा। सचिन रुचि को लेकर गाड़ी के पास गया। उसने अपनी फरारी का एक एक फीचर सबको बताना शुरू करके कहा, देखो दादाजी, इसका एरोडायनेमिक डिजाइन, इसके अलॉय व्हील्स, इसका इंजन 0 से 100 की स्पीड में सिर्फ 3 सेकंड में पकड़ लेता है। इसके लेदर सीट्स को स्पेशल ऑर्डर देकर बनवाया गया है। उसकी बातें सुनकर रुचि तो खुशी से पागल हो रही थी। उसने फरारी के बोनट के साथ टिक कर कई सारी सेल्फी लेना शुरू कर दिया।
लेकिन इस पूरे तमाशे में एक इंसान ऐसा था जिसका अगौ बुरी तरह हर्ट हो रहा था। वो था अनुराग। अनुराग को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इस पार्टी में उसके अलावा कोई और लाइमलाइट चुराए। उसकी ये येलो वाली कर्ल की पोर्श अब सचिन की फरारी के सामने फीकी लग रही थी। अनुराग अपनी जेब में हाथ डालकर बहुत ही कॉम्पिटिटिव मुस्कान के साथ आगे आया। अनुराग ने फरारी के बोनट को थपथपा कर कहा, गाड़ी तो अच्छी है सचिन तेरी, लुक्स भी बढ़िया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके इंजन में मेरी पोर्स जितनी जान होगी। मेरी पोर्स 911 टर्बो को बीट करना बच्चों का खेल नहीं है। उसकी बात सुनकर सचिन का घमंड जाग गया। उसने गर्व के साथ कहा, अरे क्या बात कर रहे हो अनुराग भाई, फरारी के सामने पोर्स? मेरी फरारी तुम्हारी पोर्स को धूल चटा देगी। आगे से अनुराग ने अपनी कार की चाबियां निकाल कर कहा, बातों से क्या होता है सचिन, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा ये लाल खिलौना मेरी गाड़ी पोर्स से ज्यादा तेज है या नहीं। चलो एक रेस हो जाए इस मरीन ड्राइव लंबे स्ट्रेच पर। सचिन का खून उबाल मार रहा था। उसने तुरंत चैलेंज एक्सेप्ट करके कहा, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। उसकी सहमति पाते ही अनुराग ने अपनी गर्लफ्रेंड अर्पिता को पोर्च में बिठाया। सचिन ने रुचि को फरारी में बिठाया। इसके बाद अनुराग ने चिल्लाकर कहा, हम लोग बस 20 मिनट में रेस खत्म करके वापस आते हैं दादाजी। दोनों गाड़ियों के इंजन एक साथ दहाड़े, टायरों से धुआं निकला और दोनों स्पोर्ट्स गाड़ियां हवा में बात करके खुराना मेंशन के गेट से बाहर रेस के लिए निकल पड़ी। अनुराग और सचिन के रेस के जाने के बाद लॉन में अचानक एक खालीपन आ गया। तभी रुचि की माँ, जो हिमांशी की ताई जी थी, उन्होंने मिसेज चड्डा और मिसेज सिंगल से कहा, अरे आप लोग तो जानते ही हैं, रुचि की दादी जी की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही है और वो बाहर इस गैदरिंग में शामिल नहीं हो पाई। चलिए मैं आप दोनों को अंदर लेकर चलती हूँ, आप उनसे मिलकर उनका हाल चाल पूछ लीजिएगा। मिसेज चड्डा और मिसेज सिंघल, जिन्हें अभी तक इस अंधेरे कोने में खड़े अर्जुन का चेहरा सही से दिखाई नहीं दिया था, उन्होंने खुशी खुशी हामी भर दी। मिसेज चड्डा ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, हम उनसे मिलकर आते हैं। ये तीनों औरतें लॉन के बाहर निकलकर विला के अंदर चली गई। अंदर जाते ही लॉन में अब सिर्फ खुराना खानदान के लोग, हिमांशी और फटीचर अर्जुन बचे थे। मिसेज चड्डा और सिंघल के जाने के बाद खुराना परिवार को अब अपनी जबान पर लगाम रखने की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। देवराज खुराना वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठे। उनकी नजरें फिर से हिमांशी और उनके पीछे खड़े अर्जुन पर टिक गई। उनका गुस्सा, जो कुछ देर के लिए फरारी की वजह से शांत हुआ था, अब दोगुनी आग से भड़क गया था। दादाजी ने अपनी छड़ी को जमीन पर पटक कर शुरुआत करके कहा, तू तू अभी तक यहीं खड़ा है भिखमंगे? खाना खा लिया तूने? पेट भर गया तेरा, अब निकल जा यहाँ से। हिमांशी के पापा सुनील खुराना भी अब गुस्से में आ गए। सुनील ने चिल्लाकर कहा, हिमांशी, तूने देख लिया कि हमारे खानदान का लेवल क्या है। अनुराग और सचिन जैसी गाड़ियां चलाते हैं, ये पूरी जिंदगी में ऐसी गाड़ी नहीं खरीद पाएगा। तू इसे अपना बॉयफ्रेंड कह रही है? तूने आज पूरे खानदान के सामने हमारी नाक कटवा दी। उनकी बात सुनकर हिमांशी की आंखों में फिर से आंसू बहने लगे। उसने सिसक कर कहा, पापा प्लीज, पैसों से किसी इंसान की कीमत तय नहीं होती। अर्जुन बहुत अच्छा इंसान है। तभी हिमांशी के ताऊ जी अंकल, उन्होंने जो थोड़ी देर पहले मुफ्त का ज्ञान दिया था, उनका चेहरा तमतमा गया। कुर्सी से अपनी उठकर उन्होंने कहा, चुप कर बेवकूफ लड़की। ताऊ जी ने चिल्लाकर आगे कहा, बहुत बहुत हो गया तमाशा। सुनील, तुम इस नालायक बेटे को संभाल नहीं पा रहे, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये भिखारी ऐसे नहीं जाएगा, इसे लातों की भाषा समझ में नहीं आती। ये कहकर वो ताऊ जी तेज कदमों से उस अंधेरे कोने में बढ़े जहां अर्जुन शांति से खड़ा था। अर्जुन अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उसकी आंखें एकदम शांत और बर्फ जैसी ठंडी थी। उसके अंदर का महाकाल जागने ही वाला था कि लेकिन वो सही वक्त का इंतजार कर रहा था। ताऊ जी ने अर्जुन के पास पहुंचकर बिना कुछ सोचे समझे अपना हाथ आगे बढ़ाया। अर्जुन की उस पुराने चेक शर्ट का कॉलर जोर से पकड़ लिया। ये देखकर हिमांशी चीख कर आगे दौड़ी। ताऊ जी, छोड़ दीजिए इन्हें। लगे तभी हिमांशी के पापा सुनील ने उसे बीच में कसकर पकड़ा और पीछे खींच लिया। हिमांशी रोते हुए छटपटा रही थी। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। पापा छोड़िए ना, वो लोग मारेंगे उसे। तभी ताऊ जी ने अर्जुन का कॉलर घसीट कर आगे कहा, मारने ही तो जा रहा हूं इसे। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के अंदर घुसकर हमारी बेटी पर डोरे डालने की। आज मैं इसे धक्के मारकर गेट से बाहर फेंकूंगा, ताकि दोबारा कभी इस सोसाइटी में कदम रखने की हिम्मत न करे। ये कहकर ताऊ जी अर्जुन का कॉलर से घसीट कर मेन गेट की तरफ लेकर जाने लगे। पूरा खुराना परिवार हंस रहा था। ज्योति ताली बजा रही थी। हालांकि अर्जुन के लिए इस ताऊ जी पर हाथ तोड़ना, उसे जमीन से उठाकर पटकना एक सेकंड का काम था।
मास्टर की ट्रेनिंग ने उसे इतना घातक बना दिया था कि वो पूरे परिवार को अकेले 1 मिनट में अपाहिज कर सकता था। लेकिन अर्जुन ने अपना हाथ नहीं उठाया। वो बस अपने कॉलर को ताऊजी के हाथों में रहने दे रहा था, उनके साथ गेट की तरफ घसीटता जा रहा था। अर्जुन के चेहरे पर एक बहुत ही खौफनाक और शैतानी मुस्कान थी। उसे पता था कि किस्मत का पहिया अब घूमने ही वाला है। अर्जुन ने उन ताऊजी की आंखों में देखकर अपने मन में सोचा, घसीट लो मुझे। आज तुम एक अग्निहोत्री का कॉलर पकड़ उसे धक्के मार रहे हो। अभी कुछ सेकंड में तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किस यमराज के गले में हाथ डाला है। लेकिन इससे अनजान ताऊजी अर्जुन को घसीट कर खुराना मेंशन के मेन गेट तक ले आए। हिमांशु रो रो कर पागल होती जा रही थी, अपने पापा की गिरफ्त से छूटने की कोशिश कर रही थी। दादाजी और बाकी परिवार का लोग तमाशा देखने के लिए गेट की तरफ आ गए। ताऊजी ने गेट के पास पहुंचकर अर्जुन को एक जोरदार धक्का देने के लिए अपना हाथ पीछे करके चिल्लाकर कहा, निकल जाए यहाँ से। लेकिन इससे पहले ताऊजी अर्जुन को धक्का दे पाते, तभी मेंशन के गेट के ठीक बाहर इतनी तेज दूधिया सफेद और अंधा कर देने वाली एलईडी लाइट्स की बीम सीधे विला के गेट पर उस दरवाजे पर चेहरों पर लोगों पर पड़ी। सबकी आंखें चौंधिया गई। ताऊजी ने अर्जुन का कॉलर छोड़ दिया, अपनी आंखों पर हाथ रखकर कहा, अरे अरे ये क्या है? दादाजी, सुनील और बाकी सब लोगों ने भी रोशनी से बचने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वो रोशनी किसी आम गाड़ी की नहीं थी। तभी गेट के बाहर एक बहुत ही विशाल कस्टम बिल्ड पूरी तरह से शीशे से ढका हुआ 18 पहियों वाला डिलीवरी ट्रक आकर खड़ा हो गया। उस ट्रक के अंदर लाल रंग की लाइट्स जल रही थी। उन लाइट्स के बीच एक ऐसी गाड़ी खड़ी थी जिसे देखने के लिए मुंबई के बड़े बड़े अरबपति भी तरसते थे। ये फरारी SF-9 स्टैंडर्ड का लिमिटेड एडिशन था। ट्रक के रुकते ही उसके पीछे 4 काले रंग की SUV आकर रुकी। उन गाड़ियों के दरवाजे एक साथ खुले। सबसे पहले उन SUV से 15 से 20 बहुत खूंखार काले सूट पहने, हाथों में ऑटोमेटिक हथियार लिए कमांडो गार्ड्स बाहर निकले। उन्होंने पलक झपकते ही उस डिलीवरी ट्रक और खुराना मेंशन के गेट को चारों तरफ से घेर लिया। इस खौफनाक सिक्योरिटी को देखकर खुराना परिवार के पैरों तले की जमीन खिसक गई। दादाजी ने बड़बड़ाकर कहा, ये कौन लोग हैं? ये हथियार लेकर हमारे घर पर क्यों आए हैं? दादाजी की आवाज में भयंकर दहशत थी। वही ताऊजी जो अब तक शेर बन रहे थे और डर के मारे पीछे हट गए। तभी उस ट्रक के ठीक पीछे खड़ी एक मर्सिडीज मैकबे का पिछला दरवाजा खुला। उसमें से 2 इंसान बाहर निकले। पहला इंसान एक भारतीय था जिसने बहुत ही महंगा और फॉर्मल सूट पहना था। ये मुंबई का सबसे बड़ा कार डीलर मिस्टर डिसूजा था। और उनके साथ दूसरा इंसान बाहर निकला। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वो इंसान दुनिया पर राज करता है। वो एक लंबा गोरा और नीली आंखों वाला इटालियन शख्स था। उसने जॉर्जियोज अरमानी कस्टम सूट पहना था और उसके चेहरे पर एक राजसी चमक थी। यह फरारी कंपनी के ग्लोबल CEO मिस्टर रॉबर्ट रो थे और जो सीधे इटली से फ्लाई करके यहाँ आए थे। उन दोनों को और अपने हथियारों से लैस उन गार्ड्स को देखकर पूरा खुराना परिवार सन्न रह गया। तभी हिमांशी के पापा ने मिस्टर डिसूजा को पहचान लिया। सुनील ने हड़बड़ाकर दादाजी के कान में फुसफुसा कर कहा, पापा, पापा ये तो मुंबई के सबसे बड़े कार डीलर मिस्टर डिसूजा है। मैंने अपनी BMW इन्हीं के शोरूम से खरीदी थी। ये तो अरबपतियों के साथ उठते बैठते हैं। ये इतनी रात को हमारे घर के बाहर इतने गार्ड्स लेकर क्यों आए हैं? उनकी बात सुनकर दादाजी अचानक गर्व से चौड़े हो गए। उन्हें लगा कि शायद डिसूजा किसी बड़ी बिजनेस डील या उनके परिवार के साथ रुतबे से इम्प्रेस होकर वहां तोहफा लेकर आए हैं। देवराज खुराना ने अपनी छड़ी को सीधा किया, अपने चेहरे पर एक VIP वाली मुस्कान लेकर तेज कदमों से चलकर गेट के बाहर मिस्टर डूजर की तरफ बढ़े। उनके पीछे पीछे सुनील और ताऊजी भी छाती तान कर चलने लगे। देवराज ने बहुत ही गर्मजोशी और चापलूसी से अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, हेलो मिस्टर डिसूजा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आप यहाँ कहाँ से? यहाँ तो हमारे खुराना परिवार की एक प्राइवेट फैमिली गेट टुगेदर चल रही है। और ये इतनी बड़ी फरारी का डिलीवरी ट्रक, इतने सारे गनमैन, क्या बात है? आगे से मिस्टर डिसूजा ने देवराज खुराना से हाथ मिलाया, लेकिन उनके चेहरे पर कोई खास रिस्पेक्ट नहीं थी। डिसूजा ने बहुत ही प्रोफेशनल और कड़क लहजे में कहा, गुड इवनिंग मिस्टर खुराना। माफ कीजिएगा मैंने आपकी प्राइवेट गैदरिंग को डिस्टर्ब किया, लेकिन मैं यहाँ किसी पार्टी के लिए नहीं आया। मैं यहाँ इस दुनिया की सबसे एक्सक्लूसिव गाड़ी की डिलीवरी देने आया हूँ। उसकी बात सुनकर देवराज खुराना हंस पड़े। उसने हंसकर कहा, अरे डिलीवरी? लेकिन मिस्टर डिसूजा शायद आप एड्रेस भूल गए। हमारे इस खुराना मेंशन में तो किसी ने फरारी बुक नहीं करवाई। मेरे पोते के पास तो पहले से पोस्ट है। उसकी बात सुनते ही मिस्टर डिसूजा ने अपने साथ खड़े उस इटालियन CEO की तरफ देखा और देवराज खुराना की तरफ मुड़कर बहुत ही स्पष्ट आवाज में कहा, मैं एड्रेस बिल्कुल नहीं भूला मिस्टर खुराना।
मुझे जो लाइव लोकेशन भेजी गई थी, मैं उसी जगह पर खड़ा हूँ और मैं किसी आम इंसान को गाड़ी देने के लिए नहीं आया। मैं यहाँ मुंबई के सबसे ताकतवर और सबसे अमीर इंसान को उनकी चाबी सौंपने आया हूँ। डिशिजा को अपनी आवाज में थोड़ा और ऊंचा किया और ताकि वो हर इंसान सुन सके, उसने जोर से कहा, मैं यहाँ मिस्टर अर्जुन अग्निहोत्री को उनकी कार डिलीवर करने आया हूँ। अर्जुन अग्निहोत्री, ये शब्द देवराज खुराना के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गिरे। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक एक भयानक सदमे से बदल गया। देवराज की जुबान लड़खड़ाने लगी। उसने लड़खड़ा कर कहा, अर्जुन? कौन अर्जुन? आप किस अग्निहोत्री की बात कर रहे हैं? डिसूजा ने अपने फाइल खोले और कड़क आवाज में कहा, मिस्टर अर्जुन अग्निहोत्री, अग्निहोत्री एम्पायर के चेयरमैन और इकलौते वारिस, जोशी सोसाइटी के विला नंबर 360 में रहते हैं। उन्होंने मुझे यही लोकेशन भेजी थी। सुनील, खुराना और ताऊजी के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे उनके शरीर से सारा खून निकाल लिया गया हो। तभी देवराज ने हकलाकर पसीने से लथपथ होकर कहा, लेकिन यहाँ तो कोई अर्जुन अग्निहोत्री नहीं मिस्टर डिसूजा। यहाँ तो सिर्फ हमारे परिवार के लोग हैं और एक वो भिखारी लड़का जिसे हम धक्के मारकर निकाल रहे थे। उसका नाम भी अर्जुन है, लेकिन वो तो एक। देवराज अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे। मिस्टर डिसूजा की तेज नजरें गेट के अंदर खुराना परिवार की भीड़ के पीछे टिक गई। वहां अंधेरे में वो भिखारी लड़का खड़ा था। अपनी पुरानी चेक शर्ट का कॉलर अभी भी मुड़ा हुआ था और उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे क्योंकि ताऊजी ने उसे घसीटा था। लेकिन मिस्टर डिसूजा और इटालियन सीईओ रॉबर्टो के लिए वो पुराने कपड़े मायने नहीं रखते थे। वो उस चेहरे को और उस रौबदार और उस शेर को बहुत अच्छी तरह पहचानते थे, जिसने आज सुबह फोन पर उनकी कंपनी को ईंट से ईंट बजाने की धमकी दी थी। मिस्टर डिसूजा के चेहरे पर अचानक एक भयंकर खौफ आ गया। उनका शरीर कांपने लगा। वो देवराज खुराना को धक्का देकर तेजी से गेट के अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे इटालियन सीईओ और वो 20 हथियारबंद कमांडो भी अंदर घुस गए। पूरा खानदान परिवार डर के मारे पीछे हट गया। डिसूजा और मिस्टर रॉबर्टो सीधे उस फटीचर अर्जुन के सामने जाकर रुके। फिर जो नजारा खुराना परिवार ने देखा, उसने उनके दिलों की धड़कनों को हमेशा के लिए रोक दिया था। मुंबई का सबसे बड़ा कार डीलर और दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी का सीईओ, दोनों एक साथ बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर झुककर उस फटीचर लड़के को प्रणाम करके बोले, गुड इवनिंग बॉस। डिसूजा की आवाज में एक ऐसा सम्मान और दहशत थी जो सिर्फ किसी भगवान या शैतान के लिए होती है। इटालियन सीईओ ने अपनी टूटी फूटी हिंदी और इंग्लिश में हाथ जोड़कर कहा, इट इज एन ऑनर टू मीट यू मिस्टर अर्जुन अग्निहोत्री सर। आपकी गाड़ी हाजिर है। उसकी बात सुनकर पूरे खुराना मेंशन में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे यहाँ कोई परमाणु बम फट गया हो। किसी को सांस लेने की आवाज तक नहीं आ रही थी। देवराज खुराना की आंखें फटी रह गई। उनके घुटनों की ताकत जवाब दे गई और वो अपनी छड़ी के सहारे जमीन पर धड़ाम से बैठ गए। ताऊजी, जिन्होंने कुछ मिनट पहले अर्जुन का कॉलर पकड़ा था, उनके हाथ लकवाग्रस्त हो गए। वो कांप कर अपनी उंगलियों को देख रहे थे। हिमांशु के माता पिता सुनील और अर्चना के मुंह इस तरह खुले हुए थे जैसे उन्होंने साक्षात यमराज को देख लिया हो। और ज्योति ज्योति तो खौफ के मारे वहीं घास पर बेहोश होकर गिर गई थी। अब क्या करेगा अर्जुन? क्या होगा आगे की कहानी में जानने के लिए जुड़े रहिए द साइलेंट मिलेनियर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें।